नमस्ते। मैं डॉक्टर अशोक त्रिपाठी हूँ। आपका स्वागत करता हूँ अपने चैनल हिस्ट्री कल्चर एंड रिसर्च मेथोलॉजी में। दोस्तों, आज हिंदी साहित्य के इतिहास की श्रृंखला में हमारी चर्चा का विषय है नई कविता। तो हम नई कविता की जो मुख्य विशेषताएं हैं उनके विषय में चर्चा करेंगे। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये वीडियो विशेष रूप से जो बीए एमए वगैरह के विद्यार्थी हैं और जो हिंदी विषय प्रतियोगी परीक्षाओं में रखना चाहते हैं उन लोगों के लिए है। तो आइए नई कविता की प्रमुख विशेषताओं के बारे में चर्चा प्रारंभ करते हैं। मित्रों, नई कविता भी जैसे आप ये देखते हैं कि जैसे आपने प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, छायावाद इत्यादि के बारे में पढ़ा है, तो ये सभी जितने भी वाद हैं ये सब जो है वो अपने परिवेश की उपज होते हैं। तो नई कविता भी जो है वो अपने परिवेश की ही उपज है। और इसके परिवेश का जहाँ तक प्रश्न है तो हम ये कह सकते हैं कि नई कविता के आगमन तक जो हिंदी कविता थी वो काफ़ी लंबी यात्रा कर चुकी थी। और ख़ास करके खड़ी बोली हिंदी कविता जो है वो उसमें हम देखते हैं जैसे छायावादी कविताएं लिखी गई या फिर प्रगतिवादी कविताएं आई, प्रयोगवादी कविताएं आई। तो इन कविताओं में बहुत सारी नई नई बातें हमें देखने को मिली। कविता के जो कथ्य में बदलाव आया, लेखन शैली में बदलाव आया। तो प्रायः यह कहा जाता है कि जो पिछली कविताएं थी और जो सामयिक विश्वास थे, जो दृष्टियां थी या जो परिस्थितियां थी, वो सब जो है वो नई कविता में भी आपको देखने को मिलेंगी, जो प्रगतिवाद, प्रयोगवाद वगैरह में आपको देखने को मिली। तो प्रायः यह कहा जाता है कि नई कविता प्रयोगवाद का ही नया नाम है। और कुछ आलोचक जो है वो यहाँ तक कहने में कोई गुरेज नहीं करते कि नई कविता जो है वो उसे ये कहते हैं कि पश्चिम की जो नई कविता है उसकी नकल है। तो नकल की बात जहाँ तक है, नकल की बात कहना आसान है, कुछ भी कह देना आसान है, लेकिन वास्तव में इसे प्रमाणित करना बड़ा कठिन है। अतएव हम ये देखते हैं कि हर भाषा में, कोई भी भाषा हो, चाहे कोई भी भाषा हो, कोई भी साहित्य हो, उसमें समय के साथ कुछ ऐसे तत्व समाहित हो जाते हैं, कुछ ऐसे भाव समाहित हो जाते हैं कि उनका जो चिंतन का स्तर है उसमें परिवर्तन आ जाता है। तो हिंदी साहित्य की नई कविता भी इसी तथ्य को अपने आप में समेटे हुए है। नई कविता को प्रगतिवाद एवं प्रयोगवाद का विस्तार कहना या ये कहना कि जो है ये उसी का नया नाम है, तो ये ठीक नहीं है। क्यों? क्योंकि देखिए हर एक विधा की जो है वो, चाहे प्रयोगवाद हो, चाहे नई कविता हो, चाहे प्रगतिवाद हो, छायावाद हो, तो हर एक विधा की अपनी शक्तियाँ होती हैं, अपनी संभावनाएं होती हैं, अपनी कमजोरियाँ होती हैं और उनकी अपनी अलग विशेषता होती है। तो वास्तव में नई कविता प्रगतिवाद एवं प्रयोगवाद दोनों की उपलब्धियों को अपने आप में समेटे हुए हैं, ऐसा हम कह सकते हैं। नई कविता का कथ्य बहुत व्यापक है और वह कोई वाद नहीं है, बल्कि वह एक व्यापक जीवन दृष्टि है। नई कविता की दृष्टि मानवतावादी है, और लेकिन ये जो मानवतावाद है वो भी एक विशेष प्रकार का मानवतावाद है जो कि मिथ्या आदर्शों और मिथ्या परिकल्पनाओं पर आधारित नहीं है, बल्कि यथार्थ पर आधारित है। उसमें आपको यथार्थ की तीखी चेतना देखने को मिलेगी और
साथ ही साथ अपने परिवेश से जुड़े मनुष्य के बौद्धिक प्रयासों और उसकी संवेदना के नाना स्तर आपको दिखाई देंगे। इसमें एक नए प्रकार की अनुभूति और चिंतन भी नई कविता में दिखाई देगा। तो नई कविता जो है, इसने किसी तरह का भेदभाव नहीं किया छोटे और बड़े में। छोटी बड़ी अनुभूतियों, व्यक्तियों, सत्यों, क्षणों, स्थितियों, घटनाओं और दृश्यों का कोई बनावटी अंतर नई कविता में नहीं दिखाई देता है। सबके भीतर से वास्तविक मानवीय स्तरों को उभारने की चेतना नई कविता में दिखाई पड़ती है। मित्रों, स्वाधीनता प्राप्ति के उपरांत जो भारतीय जनमानस था, तो भारतीय जनमानस ने बहुत सारी अपेक्षाएं की थी। उनको ये लग रहा था कि अब भारत स्वतंत्र हो गया है, तो स्वतंत्र होने के उपरांत हमारा जो जीवन है वो बदल जाएगा। जो ब्रिटिश शासन के दौरान हमने जो कष्ट वगैरह सहे थे, वो कष्ट अब दूर हो जाएंगे, अब हमारे सुख के दिन आ गए हैं। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जो जनमानस तरह तरह की सुख सुविधाओं की उम्मीद लगाए हुए था, अपने कष्टों को दूर होने की उम्मीद लगाए हुए था, वो संभव नहीं हो पाया, क्योंकि भ्रष्ट एवं स्वार्थ परस्त प्रशासक जो थे, वो उन्होंने ऐसा होने नहीं दिया। हम ये देखते हैं कि एक तरह की, आप कह सकते हैं कि लोगों को राजनीतिक रूप से, आर्थिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से और सामाजिक रूप से निराशा ही मिली। तो नए संवेदनशील हृदय को कदम कदम पर रूढ़ियों और दकियानूसी विचारों से टकराना पड़ा। स्वाधीनता प्राप्ति के बाद प्रगतिवाद लगभग समाप्त हो रहा था। दूसरी ओर प्रयोगवाद जो था, वो उसकी तांत्रिकता से लोग ऊब रहे थे। तो अतः लोगों के सामने एक प्रश्न था कि अब क्या लिखा जाए। खास करके साहित्यकारों के सामने एक प्रश्न उठ खड़ा हुआ कि अब क्या लिखा जाए। तो हिंदी कविता के इस समय हिंदी कविता में हम ये कह सकते हैं कि इस समय एक तरह का गतिरोध आ गया था, और उस गतिरोध को दूर करना था। तो वास्तव में गतिरोध का मतलब ये नहीं समझना चाहिए कि जो कवि थे वो हार मान गए थे या लिखते लिखते थक गए थे, ऐसा कुछ नहीं था। ये गतिरोध जो था वो एक तरह का लेखन में, साहित्यिक लेखन में ठहराव का प्रतीक आप कह सकते हैं। ये गतिरोध बहुत लंबा नहीं था, बहुत थोड़े समय के लिए था। जैसे कुहरे में कोई यात्री जो है वो थोड़ा रुक रुक करके आगे बढ़ता है, थोड़ा धीमे धीमे आगे बढ़ता है, तो उसी तरह से कवियों को भी जो है वो थोड़ा अपने लेखन में थोड़ा ठहराव लाना पड़ा। लेकिन बाद में हम ये देखते हैं कि धीरे धीरे उन्हें अब एक नया कथ्य मिल गया, और इसमें केवल इतना अंतर था कि जो विपन्नता वो महसूस कर रहे थे कुछ समय पहले, अब उस विपन्नता का स्वरूप बदल गया था। तो प्रयोगवाद एवं प्रगतिवाद के दृष्टिकोण को त्याग करके कवियों ने जीवन की सहजता की ओर ध्यान देना प्रारंभ किया। इन्होंने धीरे धीरे अपनी निराशा को सामाजिक परिधि में फैलाया। अतएव एक ऐसा धरातल आ गया जहां प्रयोगवादी शिल्प की ओर झुकने वाले, जो प्रगतिवादियों और सामाजिक संवेग की ओर झुकने वाले प्रयोगवादियों में धीरे धीरे दूरी कम होती गई। तो सामान्य धरातल पर लिखी जाने वाली कविता जो थी वो नई कविता कहलाई थी, जो कि बड़ी सरल थी, बड़ी सहज थी, बड़ी सहजता के साथ लिखी जाती थी। मित्रों,
अभी हमने ये कहा कि कुछ लोगों ने ये कहा कि नई कविता जो है वो प्रयोगवादी विचारधारा का ही विस्तार थी, या प्रयोगवाद से ही नई कविता, प्रयोगवाद ही नई कविता में तब्दील हो गई। तो नई कविता अपनी रचना प्रक्रिया, शिल्प और यथार्थवादी दृष्टि में प्रयोगवाद का ही विकास है, इसमें कोई दो राय नहीं है। प्रयोगवाद प्रगतिवाद में जो सत्य छूट गए थे उनको लक्ष्य बना करके आगे बढ़ा था, और प्रयोगवाद का जो दार्शनिक विश्वास था वो फ्रायड के अंतश्चेतनवाद और सार्त्र के अस्तित्ववाद पर आधारित है। अतः इस क्षेत्र के कवियों ने दमित वासना, असफल प्रेम और अकेलेपन की छटपटाहट को वाणी दी थी। तो इन कवियों ने अपने को पूरे समाज में काट कर अंतर्गुहा में वो जो घुटती कुंठा थी, निराशा थी, अनास्था थी और जो अहम था उसको कविता के रूप में व्यक्त किया था प्रयोगवादियों ने। अभी कुछ दिनों पहले मैंने प्रयोगवाद पे भी एक वीडियो डाली थी, आप उसे देख सकते हैं। तो प्रयोगवाद और नई कविता दोनों में काफ़ी समानता तो है, लेकिन दोनों में काफ़ी अंतर भी है। नई कविता ने प्रयोगवाद की उपलब्धियों को स्वीकार किया और एक तरह से हम कह सकते हैं कि प्रयोगवादी जो कविता थी उसी को आधारशिला बना करके वो आगे बढ़े। लेकिन प्रयोगवाद एवं नई कविता एक ही है, ये कहना सर्वथा अनुचित है। प्रयोगवाद एवं नई कविता के इस आपस में समानता के कारण ही बहुत सारे कवि जो है वो प्रयोगवाद और नई कविता दोनों को एक ही बताते हैं। वो कहते हो आप चाहे प्रयोगवाद कहिए चाहे नई कविता कहिए, दोनों एक ही हैं। तो इन कवियों के बारे में ये निर्णय करना कठिन है कि बहुत सारे कवि ऐसे हैं, कुछ आलोचक कहते हैं कि बहुत सारे कवि ऐसे हैं कि पता ही नहीं चलता कि वो प्रयोगवादी हैं या नई कविता के कवि हैं। तो अतः प्रयोगवाद और नई कविता के कवियों को एक साथ रख करके देखना असुविधाजनक होगा। दोनों में समानता तो है, लेकिन समानता के साथ साथ दोनों में अंतर भी है। अब जहाँ तक नई कविता का प्रश्न है, तो नई कविता जीवन के प्रति गहरी आस्था रखती है, जिसका अर्थ है कि जीवन के संपूर्ण उपभोग में उसका अगाध विश्वास है। जीवन के संपूर्ण उपभोग की सार्थकता की समझ नई कविता के कवियों में है, और उन्होंने जो जीवन के सारे गुण दोष, पाप पुण्य, सुख दुख, सत्य असत्य, सबका जो है उन्होंने वर्णन अपनी कविता में किया है। तो नई कविता में लघु मानवत्व की बात भी उठाई गई है। उसका लघु मानव किसी दर्शन संप्रदाय अथवा किसी राजनीतिक दल की दृष्टि से दिखाई पड़ने वाला मानव नहीं है, बल्कि उसमें आपको मानवीय संवेदना दिखाई देगी और यथार्थवादी है वो। और साथ ही साथ जो है वो किसी एक विशेष वर्ग का व्यक्ति नहीं है उसका लघु मानव, बल्कि वो सभी वर्गों से संबंधित है और अपने जीवन के दुख दर्द के प्रति वो काफ़ी ईमानदार है और वो उधार का जीवन नहीं जीता बल्कि अपना स्वयं का जीवन जीता है। नई कविता की एक अन्य विशेषता है कि क्षणों की अनुभूतियों को लेकर के बहुत सी मर्मस्पर्शी कविताएं लिखी गई हैं नई कविता में, जो कि कुछ संगत एवं असंगत बिंबों के माध्यम से क्षणों की परिधि में उफनते जीवन की संश्लिष्टता को मूर्तिमान कर देती हैं। तो ये कविताएं आकार में छोटी होती हैं, लेकिन बहुत ही अर्थपूर्ण होती हैं, बहुत ही मीनिंगफुल, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं, बहुत ही अर्थपूर्ण होती हैं, बहुत ही तीव्र प्रभाव छोड़ने वाली होती हैं। कुछ आलोचकों के अनुसार नई कविता पर
विदेशी प्रभाव, खास करके पश्चिमी देशों का प्रभाव परिलक्षित होता है। तो नई कविता में अ, बहुत सारे जो पाश्चात्य कवि हैं, जैसे टी.एस. एलियट, डी.एच. लॉरेंस, एजरा पाउंड, वोल्टेयर, अरागो, ये आदि जो पश्चिमी कवि थे, तो उनकी कविताओं में प्रतिबिंबित होने वाली पश्चिमी जीवन में व्याप्त जो युद्धों की पीड़ा है, अनास्था है, बिखराव है, अराजकता है, मूल्यहीनता इत्यादि है, उसकी छाया नई कविता में भी दिखाई देती है। अब जैसे आप अज्ञेय को देखिए, तो अज्ञेय जो है वो टी.एस. एलियट वगैरह से काफ़ी प्रभावित थे, इसमें कोई दो राय नहीं। और तो अपवाद के रूप में हम ये कह सकते हैं कि ये आक्षेप सत्य है, लेकिन नई कविता में ऐसा नहीं है कि मौलिकता नहीं है। नई कविता में काफ़ी मौलिकता है, जो कि उसे इस आक्षेप से मुक्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो नई कविता की जीवनानुभूति के विभिन्न स्तर दिखाई पड़ते हैं, और जैसे हम ये देखते हैं कि नई कविता में कहीं कहीं जो है वो अलग अलग परिवेश हमें दिखाई पड़ते हैं। कहीं ग्रामीण परिवेश दिखाई देता है, तो कहीं शहरी परिवेश दिखाई पड़ता है। नई कविता में निराशा, कुंठा, मरण धर्मिता अधिक है, एवं यह पश्चिम की नकल है, ऐसा कुछ लोग कहते हैं। तो इस प्रकार के आक्षेपों पर विचार करने के लिए अपने आधुनिक जीवन के परिवेश को देखना जरूरी है, तभी हम फर्क कर पाएंगे पश्चिम और पूर्व का। तो नई कविता में निराशा और मरण धर्मिता के साथ साथ नई कविता में आपको जिजीविषा भी मिलेगी, नई कविता में आपको आस्था भी मिलेगा, नई कविता में आपको विश्वास भी प्राप्त होता है। तो नई कविता जिजीविषा से भी भरपूर है, आस्था से भी भरपूर है, यथार्थवाद से भरपूर है। तो नई कविता में अनावश्यक रूप से जुगुप्सा, नंगापन, मृत्युबोध, अकेलापन, दर्द और यातना को ओढ़ कर चलने वाले कवियों या कह लीजिए कविताओं, दोनों की बहुत अच्छी खासी संख्या है। तो बहुत सारे कवि होते हैं जो दुख दर्द व्यक्त करने में ही या हमेशा दुखी रहने में ही सुख महसूस करते हैं। बहुत सारे लोग जो है वो केवल अकेलेपन के बारे में ही लिखते हैं। बहुत सारे लोग तरह तरह से कई बार क्या होता है कि वो अपने वर्णन में जो है वो काफ़ी नंगापन भी प्रदर्शित करते हैं। कुछ लोग तो ऐसा लगता है जैसे उन्होंने यातना की चादर ओढ़ रखी है, तो ऐसे कवि हैं। लेकिन नई कविता ने, हम कह सकते हैं कि किसी मूल्य या किसी फार्मूले को, किसी सूत्र को स्वीकार नहीं किया। मूल्य जो हैं वो मनुष्य के अंतर्द्वंद, संकल्प, विकल्प एवं लघुता महत्ता के मिले जुले संदर्भों में ही खिल सकते हैं। नई कविता ने धर्म, दर्शन, नीति, आचार सभी प्रकार के मूल्यों को चुनौती दी है, और यदि वे जीवन की अनुभूति, जीवन की के नए नए अनुभव, चिंतन और गति के रास्ते में आते हैं और ऊपर से ओढ़े गए हैं, आप कह सकते हैं, तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। बहुत सारे, जैसे हमने अभी ऊपर कहा कि बहुत सारे कवि हैं जो है वो जानबूझ करके या उनकी आदत हो जाती है कि वो बहुत सारी जो है, मतलब ऐसा लगता है जैसे कि ओढ़ी हुई अनुभूति है या ओढ़ा हुआ दर्द है, ओढ़ी हुई यातना है। तो नई कविता में पीड़ा, यातना या शून्य को एक वस्तु स्थिति न मान करके उसे जीवन की रचनात्मकता से जोड़ा गया है। एक विशेषता लोक संपृक्ति भी है नई कविता की, तो जो कि एक
आप कह सकते हैं कि खास प्रकार की विशेषता है, और इसने लोक जीवन की अनुभूति, सौंदर्य, प्रकृति एवं उसके प्रश्नों को अ, बहुत ही सहज और उदार और मानवीय भूमि पर ग्रहण किया है। तो नई कविता के शिल्प विधान कर जहाँ तक प्रश्न है, तो शिल्प विधान नई कविता का जो है वो बहुत ही सहज है, बहुत ही सरल है। इसमें आपको बिंबात्मकता दिखाई देगी, अंतर्लय दिखाई देगा। इसमें नए प्रकार की प्रतीक योजना है, नए नए विशेषणों का प्रयोग किया गया है, नए नए उपमानों का प्रयोग किया गया है। और तो यही कारण है कि जो मान्य धारणाएं हैं, उन मान्य धारणाओं से नई कविता काफ़ी अलग दिखाई पड़ती है। तो वह बाह्य चमत्कारों से मुक्त है, और तो बाह्य चमत्कारों से मुक्त होकर कविता के लिए जो मूलभूत आवश्यकता होती है, तो नई कविता उसी का संयोजन करना चाहती है। बिंब जो है वो कविता की मूल छवि है। यहाँ आपको बिंबात्मकता बहुत ज़्यादा दिखाई देगी, प्रतीक, नव प्रतीक योजना दिखाई पड़ेगी। तो इसलिए आज की कविता बिंब बहुला कविता हो गई है। भाषा भी मुक्त है, छंद भी मुक्त है, एवं भाषा जो है वो काफ़ी अभिजात है। अभिजात होकर के भी भाषा जो है काफ़ी सशक्त है, और जो कहना चाहती है उसको बड़े आसानी से कह देती है भाषा। मित्रों, नई कविता के जो प्रमुख कवि हैं वो आज्ञेय, भारत भूषण अग्रवाल, रामविलास शर्मा, धर्मवीर भारती, गजानन माधव मुक्तिबोध, गिरजा कुमार माथुर, नरेश मेहता, शमशेर बहादुर सिंह, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, भवानी प्रसाद मिश्र, कुंवर नारायण, जगदीश गुप्त, श्रीकांत वर्मा, रघुवीर सहाय, और भी बहुत सारे कवि हैं। लेकिन तो ये कुछ प्रमुख कवियों के नाम मैंने यहाँ लिख दिए हैं। तो इन सभी की रचनाओं में निश्चय ही, इन सभी की रचनाओं ने निश्चित रूप से हिंदी साहित्य को समृद्ध किया है, और जीवन के विविध पक्षों को उद्घाटित किया है। सामान्य मानव का सुख दुख, संघर्ष, वेदना, उत्साह आदि का चित्रण जो है वो ये इन सभी कवियों की कविताओं में हुआ है। तो मित्रों, उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो आप चैनल को चलते चलते सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। मेरा निवेदन है, बेल आइकन भी दबाइए, जिससे आपको नई नई वीडियोस की सूचना मिलती रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।